हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, ससेप्टिबिलिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन सब के बारे में पढ़ा था। इनके बीच में क्या रिलेशन है ये भी हम देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है capacity of a capacitor with partially and completely filled dielectrics। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है जब प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो और जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यानी कि कंप्लीटली एंड पार्शियली। दोनों कंडीशन में हम समानांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता निकालेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब आप इसमें देखिए, फिगर की तरफ ध्यान से देखो। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और मान लीजिए कि संधारित्र की जो प्लेटें हैं, ये दोनों संधारित्र की प्लेटें हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है? डी। इनके बीच की दूरी कितनी है? डी। और इनका क्षेत्रफल कितना है? ए। और इसके बीच में जो ये परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है पूरा, इसकी मोटाई भी हम कितनी ले लेते हैं? डी के बराबर, क्योंकि इन दोनों के प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी। और ये पूरे बीच की प्लेट जो है परावैद्युत पदार्थ से भरी हुई है, तो इसकी मोटाई भी कितनी मान ली हमने कि है? डी है। यदि प्लेट पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन। ये सब हम पढ़ चुके हैं, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन। तो यदि सिग्मा फ्री पृष्ठ आवेश घनत्व है, मान लेते हैं सिग्मा फ्री क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? चार्ज बटा एरिया। चार्ज कितना है? क्यू। इसका एरिया कितना है? ए। तो सिग्मा फ्री किसके बराबर हो गया? क्यू अपॉन ए। तो ये आपके पास आ गया सिग्मा फ्री क्यू अपॉन ए, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? सिग्मा फ्री की वैल्यू रख दीजिए, क्यू अपॉन ए, तो कितना आ गया? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। और यदि परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? हम पीछे देख चुके हैं, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। तो ई बराबर क्या हो गया? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। तो जो प्लेट्स हैं ए और बी, उसके मध्य विभवांतर कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस फाई बराबर विद्युत क्षेत्र और उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है डी, ई इंटू डी। ई कितना है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू डी। तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q बराबर CV। और ये C क्या है? कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। और C बराबर क्या आ गया? Q अपॉन V। तो यानी कि C के बराबर क्या हुआ? Q अपॉन 5। तो C बराबर Q अपॉन 5, 5 की वैल्यू रख दीजिए, QD अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो कैपेसिटी कितनी हो गई? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए इंटू अपॉन डी। ये इसके क्या आ गई? कैपेसिटी आ गई इसकी। तो सी के बराबर किसके हो गया? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडिया नहीं है तो सी बराबर कितना हो गया? तो सी बराबर हो गया एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। तो ये आपके पास में आ गई, इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडिया
कैपेसिटी कितनी है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडिया ये आपके पास क्या आ गया, C के बराबर एप्सिलॉन R C, जहाँ पर C क्या है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। तो ये तो कब है, जबकि जो संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हुआ हो। और अब हम लेते हैं जब पार्शियली फील्ड हो। अब आप ये देखिए, संधारित्र की धारिता जब प्लेट के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो ये आपका वही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ए पे चार्ज प्लस क्यू है, बी पे माइनस क्यू, एंड दोनों बीच की क्या है, डिस्टेंस डी है। अब मान लीजिए इसके अंदर टी मोटाई की एक ये परावैद्युत पदार्थ या एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है, एक पट्टी रखी हुई है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। तो आप देखिए इन प्लेट के मध्य एयर की मोटाई कितनी हो गई, पट्टिका की मोटाई कितनी है, टी, तो एयर कितनी बची, डी माइनस टी। तो एक प्लेट ए को अगर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो दूसरी प्लेट बी पर कितना है, माइनस क्यू। तो एयर में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E0 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 A, E बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 A। और परावैद्युत माध्यम में कितना होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A। डायरेक्ट फार्मूला लगाया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 लेते हैं, सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन ए, तो ये हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर चूंकि परावैद्युत माध्यम है तो उसमें क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A। तो यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में फाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, तो फाई बराबर किसके होगा, फाई ड्यू टू एयर प्लस फाई ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया, एंड ड्यू टू एयर कितना डिस्टेंस है, डी माइनस टी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की मोटाई कितनी है, टी। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर आ गया, फाई बराबर E0, ये तो एयर में है, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में, और डी माइनस टी एयर की मोटाई। इसी तरीके से E डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डाइलेक्ट्रिक की मोटाई। तो Q बराबर क्या होगा, E0 की वैल्यू रख लीजिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 A, डी माइनस टी, E की वैल्यू रख दीजिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A। तो फाई बराबर क्या हो गया, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 A अगर हम निकालेंगे तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 A का 1 आ गया, ये आ गया माइनस टी बाई डी, क्योंकि डी इसके साथ नहीं है, प्लस टी अपॉन डी एप्सिलॉन आर। तो सी के बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन फाई, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास आ गया एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी 1 माइनस टी बाई डी प्लस 1 अपॉन टी बाई डी एप्सिलॉन आर टू द होल पावर माइनस 1। तो C के बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 A बाई डी क्या है, C, तो C के बराबर C 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी अपॉन डी एप्सिलॉन आर टू द होल पावर माइनस 1। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो प्लेट्स के मध्य जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो डाइलेक्ट्रिक मीडिया के कारण क्या होगी, कुछ कम हो जाती है, और जिससे उसकी कैपेसिटी का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और आपका जो है जबकि आपका आंशिक रूप से भरा हो और पूर्ण रूप से भरा हो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपके पास में ये वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो वो है आपका क्लॉजियस-मॉसेटी रिलेशन। क्या है, क्लॉजियस-मॉसेटी रिलेशन। तो पहले आप इसको समझिए कि ये है क्या। जब किसी डाइलेक्ट्रिक को, सब आप देख चुके हैं, जब किसी डाइलेक्ट्रिक को आवेशित समानांतर प्लेटों के बीच में रखते हैं, जैसा कि अभी अपन ने रखा था,
तो डाइलेक्ट्रिक के किसी एक परमाणु पर न केवल अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड काम करता है, बल्कि परावैद्युत के किसी के अन्य परमाणुओं के डायपोल द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी कार्य करता है। मैं क्या कह रही हूँ आप समझिए कि जब किसी परावैद्युत को आवेशित समानांतर प्लेट के बीच में रखा जाता है, तो इस डाइलेक्ट्रिक के किसी एक परमाणु पर केवल जो हम अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड है वही काम नहीं करता, बल्कि डाइलेक्ट्रिक के कारण के जो अन्य परमाणुओं के कारण जो डायपोल प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है डायपोल के कारण, वो भी काम करता है। तो इसलिए परावैद्युत के किसी एक परमाणु पर जो कार्यरत परिमाणी विद्युत क्षेत्र है वो किसके बराबर होता है? लगाए गए एक्सटर्नल फील्ड से डिफरेंट होता है। क्या होता है? लगाए गए एक्सटर्नल फील्ड से डिफरेंट होता है। तो परावैद्युत के एक परमाणु पर जो कार्यरत विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? लोकल फील्ड भी कहते हैं। और इस क्षेत्र की गणना लॉरेंट मेथड से की जाती है, इसलिए इसको लॉरेंट लोकल फील्ड भी बोलते हैं हम। तो परावैद्युत के एक परमाणु पर जो कार्यरत विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? लोकल फील्ड भी कहते हैं। तो लोकल तो मतलब क्या है आपका? व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब between two charged plates, then an atom of the dielectric experiences not only the external field but also the electric field produced by the atomic dipoles of the dielectric. Therefore, inside a dielectric, the field acting on any atom will be different from the external field. Naturally, एक्सटर्नल फील्ड तो वर्क कर रहा है और डायपोल जो उसमें प्रेरित हो रहा है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उस पर काम कर रहा है। तो द फील्ड एक्टिंग ऑन एन एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल फील्ड। इनको क्या कहते हैं? लोकल फील्ड भी हम कहते हैं। तो लोकल फील्ड आपका कितने उससे मिलके बना हुआ है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक के जिस एटम पर हमको लोकल फील्ड ज्ञात करना होता है, उसको हम सेंटर मानकर एक बड़ा गोला खींच लेते हैं। क्या करते हैं हम? डाइलेक्ट्रिक के जिस एटम पर हमें लोकल फील्ड निकालना है उसको सेंटर मानकर एक बड़ा गोला खींचते हैं, और उस गोले के बाहर जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया कैसा होता है? हम उसको ये मान लेते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है एंड होमोजीनियस है, और अंदर उसे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से बना मान लेते हैं। अब होगा क्या? तो हम ये देखते हैं कि गोले के केंद्र पर, जो उस गोले का जो सेंटर है ओ, उस पर जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। E0, E1, E2, E3। E0 एक्सटर्नल फील्ड है, E1 ध्रुवण क्षेत्र है, E0 क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है, E1 आपका क्या है? ध्रुवण क्षेत्र है, E2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E3 भी क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E0 तो क्या है आपका? जो हम आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र, यानी कि E0 इज द एक्सटर्नल फील्ड। E1 क्या है? ध्रुवण क्षेत्र, यानी कि E1 कौन सा फील्ड है? फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युत की जो एक्सटर्नल बाउंड्री के पृष्ठ पर जो प्रेरित ध्रुवण आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र है वो क्या है आपका? E1। E2 क्या है?
विद्युत क्षेत्र है। कौन सा विद्युत क्षेत्र है? जो हमने गोला इमेजिन किया है, अभी मैं आपको फिगर से समझाऊंगी। तो गोले के पृष्ठ पर जो प्रेरित ध्रुवण आवेश हैं उनके कारण विद्युत क्षेत्र। E2 is the field induced on the spherical surface of the main dielectric due to polarization when the sphere is removed. जब गोले वाला भाग हटा दिया जाए। और E3 क्या है? गोले के अंदर जो अन्य द्विध्रुव हैं उनके कारण विद्युत क्षेत्र। E3 क्या है? फील्ड ड्यू टू डायपोल इनसाइड द स्फीयर। तो E बराबर क्या हो गया? जो लोकल फील्ड है एक्टिंग ऑन एन एटम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, E बराबर E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। अब आप जो मैंने बोला है उसको फिगर में देखिए। ये आप देखिए, ये आपका फिगर है। अब आप इधर देखो, ये क्या है आपका? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये कहा कि परावैद्युत के जिस परमाणु पर लोकल फील्ड ज्ञात करना होता है उसको सेंटर मानकर इतना बड़ा गोला हम खींचते हैं, उसको सेंटर मानकर इतना बड़ा गोला हम खींचते हैं कि जिसके बाहर जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया को हम कंटिन्यूअस एंड होमोजीनियस माना जा सके और अंदर उसको एटम का डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हम से बना माना जा सके। तो हम देखते हैं कि कैसे, किस तरीके से। तो सबसे पहले लीजिए, देखिए E0 आ गया आपका, जो एक्सटर्नल फील्ड है वो अपन को पता है सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0। E1 मैंने क्या बताया था आपको? E1 किसका फील्ड था? E1 था फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन 0, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होता है? माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है। E2 आपने क्या निकाला था? E2 क्या था? E2 था फील्ड इंड्यूस्ड ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मेन डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन व्हेन द स्फीयर इज रिमूव्ड। E2 क्या है? गोले के पृष्ठ पर प्रेरित ध्रुवण आवेश के कारण। तो ये प्रेरित ध्रुवण आवेश है, प्लस और माइनस ध्रुवण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जब गोले वाला भाग हटा दिया जाए। तो आपके पास इस E2 की वैल्यू कितनी आ गई? P/3 एप्सिलॉन 0। ये भी हम पिछली क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं। और E3 इसके अंदर, गोले के अंदर दूसरे डायपोल्स के कारण जो इसके अंदर है, और उसकी वैल्यू क्या है आपके पास में? 0। अब हम देखते हैं हर चीज़ को कि हमने किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है। अब E0 देखिए, इसी फिगर से आप देखिए E0 क्या है? डाइलेक्ट्रिक की एब्सेंस में जो आपका ये कैपेसिटर है, संधारित्र की आवेशित प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यदि इन पैरेलल प्लेट्स पर फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा फ्री प्लस और सिग्मा फ्री माइनस है, तो O पॉइंट पर ये जो E0 की वैल्यू है वो कितनी होगी? सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन 0। तो O बिंदु पर एक्सटर्नल फील्ड कितना हो गया? O पॉइंट पर E0 बराबर सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन 0, और जिसको अपन D बाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। ये हम पीछे देख चुके हैं, क्योंकि D बराबर क्या होता है? सिग्मा फ्री। अब आपका आता है E1 क्या होता है? जब परावैद्युत पट्टिका को समानांतर प्लेट के बीच में रखते हैं। ये देखिए, जब परावैद्युत पट्टिका को हम समानांतर प्लेट के बीच में रखते हैं, अभी हमने पढ़ा है जब परावैद्युत पट्टिका को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो क्या होता है? एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो डाइलेक्ट्रिक के परमाणु हैं वो डाइपोल के समान बिहेव करने लग जाते हैं।
उसके कारण क्या होता है कि जो संधारित्र की धनात्मक प्लेट से संपर्क करती हुई जो परावैद्युत पट्टिका है उसके पृष्ठ पर ऋण आवेश और ऋणात्मक प्लेट से संपर्क करती हुई पट्टिका पर क्या हो जाता है, धन आवेश प्रेरित हो जाता है। तो यदि परावैद्युत के विपरीत पृष्ठों पर प्रेरित आवेश क्रमशः माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी हो, तो ये क्या हो गया, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक के कारण जो प्लस वाली प्लेट है उसकी वाली पृष्ठ की साइड में माइनस और जो माइनस वाली है उसके साइड में क्या हो जाता है, प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यदि परावैद्युत के विपरीत पृष्ठों पर प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा पी प्लस और माइनस सिग्मा पी है तो ओ बिंदु पर इसके कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, पिछली टर्म पे हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। एंड माइनस जो सिग्मा पी को अपन किसके बराबर कहते हैं, पी भी कह सकते हैं। दिस इज माइनस पी बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। तो when a dielectric slab is placed between the parallel plates, then due to external field, the atoms of dielectric start behaving like dipoles, and which results in the induction of positive and negative charges on the end surfaces of the slab in contact with the negatively and positively plates respectively. If plus sigma p and minus sigma p are the induced charges density on the opposite surfaces of the dielectric, then electric field at point O due to this polarization is given by E1 is equal to minus sigma p by epsilon 0. अब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्या है, यदि प्लेटों के मध्य, ये जो प्लेटों के मध्य क्या करें हम, परावैद्युत में से गोले वाला भाग हटा दें तो क्या होगा, संधारित्र के धन प्लेट की ओर अंतःगोले पृष्ठ पर धन आवेश और ऋण प्लेट की ओर अंतःगोले पृष्ठ पर ऋण आवेश होगा। ये धन प्लेट की ओर प्लस आवेश और इस पर क्या होगा, माइनस आवेश होगा। और इस प्रकार जो परावैद्युत रहित गोलीय भाग है वो पोलराइज्ड स्फीयर के समान माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है, पोलराइज्ड स्फीयर के समान माना जा सकता है। इफ द इमेजिनरी स्फीयर अराउंड द गिवन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द डाइलेक्ट्रिक, देन पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड on the part of a spherical surface of the cavity which is toward the positively charged capacitor or plate, and negative charge is induced on the other part of the cavity which is near the negatively charged plate of the capacitor. In this way the dielectric free cavity can be considered equivalent to a polarized sphere, और in this case point O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो P अपॉन 3 बाई एप्सिलॉन 0। अब आपका आ जाता है E3 ड्यू टू डाइपोल्स प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर। इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी डाइपोल्स हैं उन सब का हम उनके कारण जो भी मतलब अपन को लेना है, जैसे इनसाइड द स्फीयर E3 ला रहे हैं बाई एडिंग फील्ड्स ऑफ डिफरेंट डाइपोल्स। तो अंडर सम सर्कमस्टांसेस इट इज इक्वल टू 0। E3 इज नेग्लिजिबल केसेस ऑफ गैसेस, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड क्यूबिकल स्ट्रक्चर। तो E3 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो ये तो मैंने आपको फिगर से समझाया। अब आप आगे देखिए, इनको ये सब मैं निकाल चुकी हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड E0 के कारण सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन, पोलराइजेशन के कारण जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन 0 माइनस पी बाई एप्सिलॉन, और ये एट पॉइंट वो अभी हमने निकाला है P बराबर 3 अपॉन एप्सिलॉन 0। जब हम स्फीयर के पार्ट को रिमूव कर देते हैं तो पॉजिटिव साइड वाली कैविटी पॉजिटिव हो जाती है और नेगेटिव साइड वाली कैविटी नेगेटिव हो जाती है। तो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास P अपॉन 3 एप्सिलॉन 0
एंड E3 के कारण आपने देख ही लिया, गोले के अंदर उपस्थित द्विध्रुवों के कारण ऊपर विद्युत क्षेत्र, और यहाँ केवल उन्हीं परावैद्युत के लिए लोकल फील्ड ज्ञात कर रहे हैं जिनमें हमने E3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या ली है, 0। तो आपका लोकल फील्ड क्या हो गया, E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। E0 कितना है, सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन 0। E1 कितना है, माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन 0। E2 कितना है, P अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 एंड E3 कितना था, 0। अब सिग्मा फ्री को हम डी भी लिख सकते हैं, तो T बाई एप्सिलॉन 0। सिग्मा पी को P लिख सकते हैं, आपके पास में ये आ गया। तो ये बट वी नो, हमने कल पिछले टर्न पे देखा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, D बराबर एप्सिलॉन 0 E प्लस पी। वैल्यू रख दीजिए D की, एप्सिलॉन 0 E प्लस पी, एंड आप देखो क्या हो जाएगा, दिस इज D माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड प्लस P 3 एप्सिलॉन 0। D माइनस पी एप्सिलॉन 0, इसको आपने रखा तो कितना हो गया, वैल्यू हम रख देंगे D माइनस पी इज क्या, एप्सिलॉन 0 E, तो एप्सिलॉन 0 E अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस P बाय एप्सिलॉन 0। तो आपके पास में क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 E प्लस P बाय 3 एप्सिलॉन 0। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वैल्यू आ गई इसकी E3 की। और हमारे पास टोटल किसके बराबर आ गया, EL बराबर किसके आया, P प्लस 3 एप्सिलॉन 0। अब ये जो है E, विद्युत क्षेत्र E को हम क्या कहते हैं, ये जो आपका विद्युत क्षेत्र E है, E को हम कहते हैं मैक्सवेल फील्ड। E को क्या कहते हैं हम, मैक्सवेल फील्ड। और जो आपका EL था वो आपका लॉरेंज फील्ड है। तो मैक्सवेल फील्ड तो आपकी है एक मैक्रोस्कोपिक फील्ड होता है। जो मैक्सवेल फील्ड था वो आपका क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक फील्ड होता है। E जो पिछली स्लाइड्स में था आपका, EL बराबर E प्लस पी बाई 3 एप्सिलॉन 0। और EL आपका क्या है, लॉरेंज फील्ड, जो माइक्रोस्कोपिक होता है, सूक्ष्म क्षेत्र होता है और परावैद्युत के किसी एक परमाणु पर लगता है। तो ड्यू टू लोकल फील्ड द डायपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। स्थानीय क्षेत्र के प्रभाव से परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण P क्षेत्र की दिशा में प्रेरित होता है और द्विध्रुव आघूर्ण P का मान लोकल फील्ड के अनुक्रमानुपाती होगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EL। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो P बराबर अल्फा EL, और अल्फा हमें पता है क्या होता है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, परमाणुविक ध्रुवणता। अब अगर हम ये मान लें N क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। परावैद्युत में परमाणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन कितनी है, N है। तो प्रति एकांक आयतन कुल द्विध्रुव आघूर्ण, टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, P बराबर कितना हो जाएगा, NP, क्योंकि N है हमारे पास नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, N इंटू P। P की वैल्यू रख दीजिए, N अल्फा EL, P बराबर N अल्फा E प्लस पी बाय 3 एप्सिलॉन 0, क्योंकि लोकल फील्ड की वैल्यू यही है हमारे पास। EL बराबर अभी हमने निकाला है E प्लस पी 3 बाय एप्सिलॉन 0। तो N अल्फा E 1 प्लस 3 एप्सिलॉन 0 E कॉमन ले लिया, N अल्फा E 1 प्लस P 3 एप्सिलॉन 0 E टू द होल पावर -1। तो P बराबर क्या आ गया आपके पास में, N अल्फा E 1 माइनस, अगर हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करें एंड हायर ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट कर दें तो ये आपके पास क्या आ गया, N अल्फा E 1 माइनस P 3 एप्सिलॉन 0 E। तो P बराबर तो हमें पता ही है क्या होता है, एप्सिलॉन 0 काई E, और काई आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। काई क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो P बराबर हमारे पास आ गया एप्सिलॉन 0 काई E। ये तो हम सब देख चुके हैं और ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। अब आप नेक्स्ट चलिए। तो P बराबर एप्सिलॉन 0 काई E, तो एट अल्फा E ये निकाल चुके हैं, 1 माइनस N अल्फा।
3 एप्सिलॉन 0 दोनों को इक्वेट कर दिया तो काय बराबर क्या आ गया, n अल्फ़ा बाई एप्सिलॉन 0 1 माइनस n अल्फ़ा बाई 3 एप्सिलॉन 0। ऊपर ले गए काय माइनस काय n अल्फ़ा बाई 3 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू n अल्फ़ा बाई एप्सिलॉन 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये चीज़ आ गई। तो काय बराबर क्या हो गया हमारे पास, n अल्फ़ा एप्सिलॉन 0 प्लस काय n अल्फ़ा बाई 3 एप्सिलॉन 0। तो काय इज इक्वल टू n अल्फ़ा बाई 3 एप्सिलॉन 0 कॉमा निकाल लिया तो काय प्लस 3। तो n अल्फ़ा बाई 3 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू काय अपॉन काय प्लस 3। और काय बराबर क्या होता है, पहले हम निकाल चुके एप्सिलॉन r माइनस 1। तो इस टर्म में अगर हम लें तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, n अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r बाय 2। और ये आपकी कहलाती है क्लॉसियस-मॉसिटी इक्वेशन। ये क्या है आपकी क्लॉसियस-मॉसिटी इक्वेशन। तो ये है आपका आज का टॉपिक और इसके साथ ही आपका जो ये वाला यूनिट है सेकेंड वो ख़त्म हो गया। आप इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नोट्स मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी और नेक्स्ट टर्न पर हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे।